तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडे सेशन। आज की सेशन में हमें जो डिस्कशन करनी है, दिस इज बेसिकली ए कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्कशन विच वी वर डूइंग लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज ऑन द टॉपिक ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर के से रेलिवेंट कुछ डिस्कशन हम लोगों ने की थी कि बॉयलर का फंक्शन क्या है, व्हेन वी नीड दिस इक्विपमेंट, हाउ टू क्लासीफाई दिस इक्विपमेंट। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि हाउ टू गेज द परफॉर्मेंस। उसमें हमने डिफाइन ये किया था कि बॉयलर की कोई थर्मल एफिशिएंसी होगी, बॉयलर के लिए कोई इक्विवेलेंट ऑपरेशन का कोई पैरामीटर होगा। ये सारी वो डिस्कशन है जो हम ऑलरेडी कर चुके थे बॉयलर से रेलिवेंट। तो बॉयलर को जब हमने डिफाइन किया तो हमने कहा था कि दिस इज सम सच पीस ऑफ एन इक्विपमेंट के विच विल बी यूज टू बॉयल ऑफ एनी मीडियम, जिसमें लिक्विड मीडियम हम ऐड करेंगे, उसमें हीट इंजेक्ट करेंगे, लिक्विड मीडियम हीट absorb करेगा एंड बाय absorption ऑफ हीट दैट मीडियम इज गोइंग टू बॉयल ऑफ। और हीट एडिशन के लिए हमने कहा था कि कन्वेंशनली हमारे पास ये होता है कि वी आर हैविंग डिफरेंट फ्यूल्स विद अस, और उन फ्यूल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर एडिंग थर्मल एनर्जी इनटू द मीडियम विच इज बीइंग बॉइल्ड ऑफ। आज हमने डिस्कस ये करना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फ्यूल्स, क्योंकि आपके सिलेबस में एक चीज़ ये भी है, जब हम बॉयलर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो बॉयलर्स में जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो क्या क्या थी। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो ओपन है आपके सामने, ये आपको ये बता रहा है कि जनरेशन ऑफ स्टीम थ्रू बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन बॉयलर की, कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर्स, और उसके बाद बॉयलर एफिशिएंसी, एनालिसिस ऑफ बॉयलर, और फिर आगे जाके कि बॉयलर फ्यूल की है का टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है। तो टुडे वी आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन डूइंग द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ द फ्यूल विच वी कैन यूज इन बॉयलर। तो बॉयलर में हम किस कंपोनेंट को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, उससे रेलिवेंट हम आज की डिस्कशन करना चाह रहे हैं। द डिस्कशन विच वी वुड बी डूइंग टुडे, फॉर दैट डिस्कशन आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ द बुक रिटन बाय यूनिस एंजल। If you are following the book by Sanjel, then the discussion which we are doing today, this would be available in chapter number 15. तो चैप्टर नंबर 15 ऑफ द बुक इज हैविंग दिस डिस्कशन। अगर आप यूनस संजय की बुक कंसल्ट करेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 15 में आपको ये डिस्कशन मिलेगी, जो कि है बॉयलर के टॉपिक पे। द नेम ऑफ द चैप्टर सेज केमिकल रिएक्शंस। तो लेटर ऑन जब आप थोड़ा सा सीनियर लेवल पे जाएंगे तो देन यू आर गोइंग टू गेट एन आइडिया कि जो मिक्सेस हैं गैसेस के, उनको आप दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक वो मिक्सेस है, एक इस तरह के मिक्सेस हैं जो केमिकली रिएक्ट करते हैं जिसके फार्मिंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ, और दूसरे उस तरह के मिक्सेस हैं जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। तो फ्यूल और एयर का जो मिक्सर है वो इस तरह का मिक्सर है जो जिसके फार्मिंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं। क्योंकि इसके फार्मिंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये रिएक्टिंग टाइप ऑफ मिक्सचर है। तो इसकी जो डिस्कशन है वो आपकी बुक में अवेलेबल है इन चैप्टर नंबर 15 इन द बुक रिटन बाय संजल। तो इस बुक में जब आप जाएंगे तो यू आर गोइंग टू गेट एन आइडिया कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ द कंपोनेंट्स विच इज अवेलेबल, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। आवाज आ ही नहीं रही। सो देर आर वैरायटी ऑफ द कंपोनेंट्स विच आर अवेलेबल, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। और इन सारे कंपोनेंट्स में जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है वो क्या है, कि वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वेन एवर दीज कंपोनेंट्स आर आइदर हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर इन देम, एंड दीज थ्री कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, दीज आर सम सच कंपाउंड्स के जिनको आप जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो दे आर गोइंग टू लिबरेट हीट। तो इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में ये कंपाउंड्स अपनी ऑक्सीडेशन पे थर्मल एनर्जी लिबरेट करते हैं, और उस थर्मल एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू बॉयल ऑफ एनी मीडियम वाइल वी आर यूजिंग मेकिंग यूज ऑफ दीज मीडियम्स इन अ बॉयलर। तो नेमली दीज थ्री कंपाउंड्स वंस अगेन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, दीज आर दोज कंपाउंड्स कि जिनकी ऑक्सीडेशन केमिकली आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोवाइड करके देती है। एक ऐसा रिएक्शन कि जिसके नतीजे में थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, और उस थर्मल एनर्जी को किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
In the same chapter, in the first table, which is available in this chapter, is giving you an idea कि how much energy is available in different types of these fuels जिनसे आप कॉमनली फेमिलियर हैं। कॉमनली जिन फ्यूल से आप फेमिलियर हैं उनमें पेट्रोल है, उनमें डीजल है, उनमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उनमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एंड सो ऑन। तो ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो लिस्टेड रहते हैं। गैसोलीन मींस पेट्रोल, डीजल में दो वेरिएंट्स हैं, लाइट डीजल, हैवी डीजल, देन एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एथेनॉल, मेथनॉल, सीएनजी। और फर्स्ट कॉलम में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हाउ मच एनर्जी दीज कंपाउंड्स आर हैविंग इन 1 लीटर ऑफ देयर वॉल्यूम। अगर आप इनमें से कोई भी कंपोनेंट एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके 1 लीटर में कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी। और सेकेंड जो कॉलम है आपको वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप इनमें से लिस्टेड किसी भी फ्यूल में जो एनर्जी अवेलेबल है उसको कंपेयर करें with the energy which is available in 1 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, या आप डीजल यूज़ कर रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, और उतनी एनर्जी लेना चाह रहे हैं जो 1 लीटर पेट्रोल में थी, तो आपको सीएनजी के 1.75 लीटर चाहिए होंगे, आपको डीजल के 0.96 लीटर चाहिए होंगे, एंड सो ऑन। सो गैसोलीन इक्विवेलेंट कि आप कोई भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें से इतनी एनर्जी ऑब्टेन करना चाह रहे हैं जो पेट्रोल के 1 लीटर में थी, विच इज़ 31,850 किलो। आप किसी और फ्यूल को एज अ फ्यूल यूज़ करना चाहते हैं, इतनी एनर्जी लेना चाह रहे हैं, तो ये कॉलम आपको ये बता रहा है कि अगर आप सीएनजी यूज़ करना चाह रहे हैं तो यू वुड बी नीडिंग 1.75 लीटर्स ऑफ सीएनजी। आप लाइट डीजल यूज़ करना चाह रहे हैं तो यू वुड बी नीडिंग 0.96 लीटर्स ऑफ लाइट डीजल इन ऑर्डर टू गेट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 1 लीटर पेट्रोल में थी। तो ये एनर्जी का कंपैरिजन है। अब जो ये कोई भी फ्यूल जब आप यूज़ करते हैं तो उस फ्यूल में हमने कहा जी कि एक तो उसमें ये करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन या सल्फर, इन तीनों में से तीनों के तीनों कंपाउंड अवेलेबल होंगे, तीनों में से कोई एक कंपाउंड अवेलेबल जिसको हम ऑक्सीडाइज करें तो जो थर्मल एनर्जी लिबरेट करके दे, उस थर्मल एनर्जी को हम यूज़ करें किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए। तो पहली चीज़ हमें फ्यूल एलिमेंट रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि वो नीड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम समवेयर जिसको हमने एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीडेशन यूज़ करना है। तो कन्वेंशनली ऑक्सीजन हमारे पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, इस इन्वायरमेंट में जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो प्रैक्टिकल हमारी इंस्टॉलेशन है उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, एम्बियंट एयर से। तो अगर आप ऑक्सीजन एयर से लेंगे तो फिर ये एयर की कंपोजिशन आपको इसे समझाने की कोशिश की गई है कि इफ़ यू आर गोइंग टू गेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो एयर की कंपोजिशन ये है कि उसमें काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं। उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, वाटर वेपर भी है। तो कंबस्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कंसीडर करते हैं कि एयर जो है सिर्फ दो कंपाउंड से मिलकर बनी है, एंड नेमली दोज कंपाउंड्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और फर्दर थोड़ा सा हम टेक डाउन करें तो उनमें हम कंसीडर ये करते हैं कंबस्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है उसमें 21%, और नाइट्रोजन की प्रेजेंस है उसमें 79%। 21% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन, और ये कंपोजिशन है मोल बेस्ड। अगर मोल बेस्ड एनालिसिस करें तो 21% आपके पास ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है। और इसी को अगर आप इस तरह से देखें कि इफ़ यू आर गेटिंग 1 किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो एवरी सिंगल किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हैविंग 3.76 किलो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एसोसिएटेड विद इट। 79 को 21 से अगर आप खाली डिवाइड कर दें तो यू आर गोइंग टू गेट दिस नंबर। 79 को अगर आप 21 से डिवाइड करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस नंबर ऑफ 3.76, जिससे आपको ये पता चला कि फॉर 1 किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन देयर वुड बी 3.76 किलो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द केस अब आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं एयर से। तो whenever you are going to consider कि you are getting supply of oxygen from air, तो every single kilomole of oxygen is having 3.76 kilomoles of nitrogen linked with it or associated with it। तो इस दूसरे लफ्जों में कि 1 किलोमोल ऑक्सीजन एयर से लेने का मतलब ये है कि यू नीड अ सप्लाई ऑफ 4.76 किलोमोल्स ऑफ एयर। अब ये चीज़ जहन में रखनी है कि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं उनमें वी आर गोइंग टू कंसीडर, वी आर गोइंग टू मेक दिस assumption कि we are getting supply of oxygen from air, and whenever we are getting supply of oxygen from air,
Who is Hadi? Whenever you are going to get supply of oxygen from air, तो उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि फॉर एवरी सिंगल किलोमोल ऑफ ऑक्सीजन यू आर नीडिंग 4.76 किलोमोल्स ऑफ एयर। द रीजन बीइंग इज कि ऑक्सीजन के हर किलोमोल के साथ 3.76 किलोमोल्स नाइट्रोजन अटैच्ड है। और ये कहाँ से आ रही है कि हमने ये डिफाइन किया है कि कंबसन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है। तो 1% ऑक्सीजन के साथ 3.76, 1 किलोमोल ऑक्सीजन के साथ 3.76 किलोमोल नाइट्रोजन एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। So we need, for the combustion point of view, we need supply of fuel, we need supply of oxygen from somewhere. और फिर तीसरी कंडीशन ये है कि we need to brought up these two compounds at some certain temperature level। ये खुद से ऑटोमेटिकली फायर कैच नहीं करता कोई भी फ्यूल। फ्यूल को जलाने के लिए we need to maintain a temperature somehow। इस टेम्परेचर को कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। लास्ट टाइम भी क्लास में भी शायद कोई डिस्कशन हमने की थी, जिसमें हमने कहा था कि कोयला आपके पास एक फ्यूल है, एम्बियंट एयर में पड़ा है, उसके अंदर कोयले में कार्बन अवेलेबल है, एम्बियंट एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है। सो इट इज़ एक्सपोज टू कोल, इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन, बट वो फायर कैच नहीं करता, उसको आग नहीं लग जाती खुद ब खुद। उसको फायर कैच करने के लिए कोल का और एयर के जिसमें वो पड़ा है उसका टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। और ये टेम्परेचर जो है, दिस टेम्परेचर इसका इग्निशन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए इसकी डिफरेंट लिमिट्स है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए लिमिट्स लिख के बताई गई हैं कि दिस टेम्परेचर इज 260 डिग्री सेल्सियस फॉर पेट्रोल, 400 डिग्री सेल्सियस फॉर कार्बन, 580 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइड्रोजन, 610 डिग्री सेल्सियस फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सो ऑन। सो अप टिल नाउ जो चीज़ बातें हमने डिस्कस की हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ getting thermal energy from a fuel, what we have to do, we have to ignite some fuel. And for the purpose of ignition or combustion of the fuel, what we need to have, we need to fulfill these three conditions। ये थ्री कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कि we need supply of oxygen from somewhere, then we need supply of oxygen from somewhere, and then we need to brought up the fuel and the source of oxygen at some certain temperature level। तो फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, और फ्यूल और ऑक्सीजन की सप्लाई को एक सर्टेन टेम्परेचर लेवल तक लेके जाना है। देयर वाज सम क्वेश्चन फ्रॉम अली हमजा। क्या कहना चाह रहे थे आप? सर जी मैं पूछ रहा था कि वो ये जो टेम्परेचर लिखा है इग्निशन टेम्परेचर, ये फ्यूल को मुकम्मल तौर पे वो बर्न करने के लिए जो टेम्परेचर यूज होगा ये वो है। मुकम्मल तौर पे बर्न करने के लिए नहीं, दिस इज द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंबस्शन और इग्निशन प्रोसेस। फ्यूल को स्पार्क, उस फ्यूल को आग लगाने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर आपको चाहिए, द टेम्परेचर एट विच द कंबस्शन प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट, द टेम्परेचर एट विच फ्यूल इज गोइंग टू कैच फायर, ये वो टेम्परेचर है आपका। ओके सर, ओके सर। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। No, can he? Okay, now we are going to continue our discussion further। तो we were discussing कि we, for the purpose of combustion, we need supply of fuel from somewhere, we need supply of oxygen from somewhere, and then we need to brought up these two compounds at some certain temperature level। आपके पास फ्यूल भी है, आपके पास ऑक्सीजन का सोर्स भी है, फिर आपने इनको किसी सर्टेन टेम्परेचर लेवल तक लेके जाना है। देन योर फ्यूल वुड बी एबल टू कैच फायर। अपने माइक्स काइंडली म्यूट रखें, अनलेस अदरवाइज कि मैं आपको अलाउ करूँ माइक ओपन करने के लिए। Okay, then next thing is ke how we are going to estimate कि how much quantity of air would be needed in order to burn some certain fuel। आपके पास एक certain fuel है,
अब आपने उसकी एक सर्टेन क्वांटिटी बर्न करनी है। आप ये कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे कि आपको उस फ्यूल को बर्न करने के लिए कितनी एयर चाहिए होगी, और उस फ्यूल को बर्न करने से कौन कौन से कंपाउंड्स आपके पास एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन प्रोड्यूस होंगे। ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंबशन रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ती है। एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है जिसमें फ्यूल इज हाइड्रोजन। Hydrogen is a fuel and it is being oxidized by making use of oxygen. So I will be back in a minute. There's a call from the departmental chairman, so I have to attend it, and I will be back in a minute. ओके सर। ओके जी, वी वर डिस्कसिंग दिस थिंग के अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एस्टिमेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बर्न सम गिवन फ्यूल। और ये एग्जांपल जो हम कंसीडर करें तो उसमें हाइड्रोजन वाज द फ्यूल व्हिच वाज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम समवेयर। और ये जो कंबशन का प्रोसेस है दिस इज सपोज टू प्रोड्यूस वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर प्रोड्यूस करिए H2O। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जब भी आपने पहली चीज़ देखनी है वो ये है कि दिस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ये कंबशन की जो इक्वेशन है, ये हमेशा इसमें मैस कंजर्व रहता है। अगर इस केस में आप देखें तो 1 किलो मोल हाइड्रोजन है, 0.5 किलो मोल ऑक्सीजन है, और 1 किलो मोल हाइड्रोजन, 0.5 किलो मोल ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके 1 किलो मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किलो मोल्स कंजर्व नहीं है रिएक्टेंट्स में। यू आर हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो किलो मोल्स उनके, देर इज 1 किलो मोल ऑफ हाइड्रोजन, देर इज 0.5 किलो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट्स में किलो मोल्स आपके पास 1 प्लस 0.5 विच इज़ 1.5, और प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक कंपाउंड है विच इज़ वाटर, और वाटर का सिर्फ 1 किलो मोल है। तो इसका मतलब है कि जो किलो मोल्स हैं वो कंजर्व नहीं है ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस। तो फिर क्या कंजर्व रह रहा है, ऊपर उसने मैस बेस्ड एनालिसिस लिखा है कि 1 किलो मोल अगर हाइड्रोजन है तो उसका मैस कितना होगा, वो 2 किलोग्राम होगा। 0.5 किलो मोल अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उसका मैस कितना बनेगा, वो 16 kg बनेगा। तो 2 + 16, दिस वुड बिकम 18 kg ऑफ द मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। और इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस किया, 1 किलो मोल वाटर। और 1 किलो मोल वाटर का मैस कितना होगा, उसमें वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसका मैस बनेगा वो 18 किलोग्राम। तो इससे समझ ये आई कि कंबशन का जो प्रोसेस है उसमें मैस ने कंजर्व रहना है, किलो मोल से कंजर्व नहीं रहना। जो मैस है रिएक्टेंट्स के, जितना मैस है उतना ही आपको प्रोडक्ट गैसेस का मैस मिलेगा। प्रोडक्ट से केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। रिएक्टेंट्स में आपके पास हाइड्रोजन थी या ऑक्सीजन थी, प्रोडक्ट्स में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। हो भी सकती है किसी केस में, लेकिन इस केस में खाली वाटर है। तो जो एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्डिंग है आपके रिएक्टेंट्स में, उसने ब्रेकअप होने कम्बशन प्रोसेस में न्यू केमिकल बॉन्ड्स जो उन्होंने फॉर्म होने। रिएक्टेंट्स में केमिकल कंपोजिशन कुछ और है, प्रोडक्ट्स में केमिकल कंपोजिशन कुछ और मिलेगी। किलोमोल्स के जो नंबर है उन्होंने कंजर्व नहीं रहना। जो चीज़ कंजर्व रहनी है दैट इज द मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स और मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मैस वो कंजर्व रहेगी। विद दिस थिंग इन माइंड, अगली जो एक टर्म है आपके पास कंबशन में फ्यूल को जब हम डिस्कस करते हैं तो एक जो टर्म हम यूज़ करते हैं क्वाइट ऑफनली वो होता है एयर फ्यूल रेशियो। किसी फ्यूल को जलाने के लिए कितनी एयर
एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जलाने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए वी ओपनली मेक यूज़ ऑफ दिस टर्म विच इज़ कॉल्ड एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो क्या है कि आप सिंपली कंपेयर करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर हैज़ बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू बर्न यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने के लिए कितने किलोग्राम एयर आपने यूज़ किए, दिस इज कॉल्ड एयर फ्यूल रेशियो। ऊपर जो आपने मैस कंजर्व रहने वाली एग्जांपल देखी है उसी को उसने इधर कुछ इस तरह से आपके पास शो किया है कि आप आपको बताया नहीं है कि फ्यूल क्या है। उसने कहा जी 1 किलोग्राम फ्यूल आपके कम्बसन चैम्बर में एंटर हुआ है, उसको जलाने के लिए यू हैव यूज 17 किलोग्राम ऑफ एयर। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के रिएक्शन से जो भी गैसेस बनेगी उनकी टोटल क्वांटिटी जो है दैट वुड बी 18 किलोग्राम। और एयर फ्यूल रेशियो को लेनी है तो मैस ऑफ एयर को मैस ऑफ फ्यूल से डिवाइड करेंगे, एयर फ्यूल रेशियो वुड बिकम 17 इन दिस केस। तो 17 का नंबर आपको ये बता रहा है कि 17 किलोग्राम एयर आपने यूज़ किए इन ऑर्डर टू बर्न 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। अब अगला काम जो है और वो ये है कि अब ये कंबसन रिएक्शन इक्वेशन जो इसको लिखना कैसे है और बैलेंस कैसे करना है, ये जानने के लिए हम ये जो एग्जांपल है इसको देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम चैप्टर नंबर 15। द स्टेटमेंट ऑफ एग्जांपल सेज 1 किलोमोल ऑफ ऑक्टेन, और ऑक्टेन के लिए केमिकल कंपोजिशन लिख दी गई है कि C88H18 विच मीन्स कि देर आर 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 8 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस कंपोनेंट में कंपाउंड में जो चीज़ें हैं, कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 18 एटम्स हैं इसमें। दिस कंपाउंड इज गिवन द नेम एज ऑक्टेन। अगर कोई और केमिकल कंपाउंड हो जिसका नाम खाली लिख दिया जाए, जिसकी केमिकल कंपोजिशन आपको ना पता हो किसी प्रॉब्लम में, तो आपने अपनी बुक के एंड पे अपेंडिक्स में जो टेबल है उसमें जाना है और उसका केमिकल फार्मूला देख लेना है। In this case, this is said that this 1 kilomole of this fuel is burned with air that contains 20 kilomole of oxygen, as shown in this figure. Assuming the products contains only CO2, water, oxygen, and nitrogen, determine the mole number of each gas in the products and the air fuel ratio for this combustion process. तो आपको कहा गया है कि आपने ऑक्टेन को एज अ फ्यूल यूज किया है, इसकी क्वांटिटी जो यूज हुई है वो 1 किलोमोल है, और ये 1 किलोमोल ऑक्टेन आपने बर्न किया है, जलाया है बाय मेकिंग यूज ऑफ एयर। आपने इसको जलाया है एयर के साथ, और एयर से आपने लिए हैं 20 किलोमोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस स्टेटमेंट को जरा वंस अगेन देखें और समझने की कोशिश करें। कहा गया है कि ऑक्टेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, क्वांटिटी ऑफ ऑक्टेन इज गिवन 1 किलोमोल। दिस फ्यूल ऑक्टेन 1 किलोमोल ऑक्टेन आपने यूज किया है, इसको जलाया है बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। इसको आपने जलाया है, ऑक्सीजन लिए एयर से, और जो एयर से ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 20 किलोमोल है, एयर की क्वांटिटी नहीं है। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो आपने एयर से ली है, 20 किलोमोल ऑफ ऑक्सीजन विच हैज़ बिन टेकन फ्रॉम एयर। और आगे कहा गया है कि अज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स कंटेन्स ओनली CO2, वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और प्रोडक्ट्स में उसने आपको बता दिया है इस केस में कि आप कंसिडर करें कि उनमें CO2 है, वाटर है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। और फिर कहा है कि डिटरमाइन, अगर ये चीज़ें हैं, डिटरमाइन द मोल नंबर ऑफ ईच गैस इन द प्रोडक्ट्स एंड एयर फ्यूल रेशियो। अब आपको ये बता दिया गया है कि प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी कितनी है, CO2 के कितने किलो मोल है, वाटर के कितने किलो मोल है, ऑक्सीजन के कितने किलो मोल है, नाइट्रोजन के कितने किलो मोल है, ये नहीं पता। ये आपसे पूछा गया। इन एडिशन आपको ये कहा गया कि आपको क्या करना है कि यू हैव टू चेक एयर फ्यूल रेशियो। तो आपको प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी किलो मोल्स में और एयर फ्यूल रेशियो इस कंबशन प्रोसेस के लिए ये दो चीज़ें चेक करके बताना है। तो आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू राइट इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लाइक दिस वन। आपको बता दिया गया था कि यू आर यूजिंग C8H18, दिस इज द फ्यूल, पहली टर्म जो है आपके पास। और कहा गया था कि यू आर यूजिंग 1 किलोमोल, तो इससे पहले आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं लिखा, आपने 0.5 नहीं लगाया, आपने 0.25 नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो इसका मतलब है यू आर यूजिंग 1 किलोमोल। अगर 2 किलोमोल फ्यूल होता है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। 0.5 किलोमोल फ्यूल कहा जाता है तो आप इसको 0.5 किलोमोल 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड सो ऑन। तो 1 किलोमोल है तो उसके साथ कोई आपने मल्टीप्लाई नहीं लगाया, जिसका मतलब है ये 1 किलोमोल फ्यूल है। फिर आपको कहा सर गया था कि जी, सर एक्सक्यूज मी सर, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे दैट दे आर वेटिंग इन द लॉबी, तो सर आप काइंडली उनको क्लास में एंटर कर। वो अब रिकॉर्डिंग में शेयर कर लूंगा, बार बार माइक किसी काम नहीं किसी का ऑफ है, अब छोड़ते हैं अपन को, मैं ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर लूंगा। ओके सर। सो यू आर गेटिंग फर्दर, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो ये थी कि यू आर यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। वेन एवर यू आर कंसीडरिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर,
तो हमने ये कहा था कि एवरी सिंगल किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी हैविंग 3.76 किलो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिंक्ड विद इट। तो ये O2 प्लस 3.76 N2, वेन एवर दिस टर्म इज प्रेजेंट, तो उससे आपने ये समझ जाना है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग obtained from air, and the same was the case in this problem। आपको कहा गया था कि आप 20 किलो मोल ले रहे हैं ऑक्सीजन के, और वो ऑक्सीजन लिया आपने एयर से। तो कंबसन के केस में ये रिप्रेजेंटेशन होगी इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई कि आप ऑब्टेन कर रहे हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। आपने 20 किलो मोल ऑक्सीजन ली, 20 किलो मोल ऑक्सीजन के साथ 20 टाइम्स 3.76 नाइट्रोजन भी है। तो उसको आपने ये दो कंपाउंड्स, आपने तीन कंपाउंड्स आपने कंसिडर कर लिए रिएक्टेंट्स में। एक फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा कंपाउंड, चूंकि आपने ऑक्सीजन एयर से लिए तो तीसरा कंपाउंड आपके पास आ गया नाइट्रोजन। दिस इज अबाउट रिएक्टेंट्स। फ्यूल और ऑक्सीजन के सोर्स ने रिएक्ट करके प्रोड्यूस करके दिया आपको CO2, वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन इनकी क्वांटिटी कितनी है, किलोमोल्स कितनी है, वो नहीं पता। तो आपने एक के साथ वेरिएबल असाइन कर दिया X, दूसरे के साथ वेरिएबल असाइन कर दिया Y, देन Z, देन W। सो ये कोई भी नाम, कोई भी वेरिएबल नेम आप असाइन कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट हो। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट कि आपको इनकी क्वांटिटी अभी नोन नहीं है, तो आपने इस केस में कह दिया जी कि CO2 के X किलो मोल हैं, वाटर के Y किलो मोल हैं, ऑक्सीजन के Z किलो मोल हैं, नाइट्रोजन के W किलो मोल्स हैं। अब आप कह रहे हैं कि क्या आपने हर कंपोनेंट के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। एक इक्वेशन लिखेंगे फॉर कार्बन बैलेंस, एक फॉर हाइड्रोजन बैलेंस, देन फॉर ऑक्सीजन बैलेंस, देन फॉर नाइट्रोजन बैलेंस। अब ये बैलेंस इक्वेशन है क्या, कैसे लिखेंगे, आपने इसी इक्वेशन पे फोकस करना है। रिएक्टेंट्स में देखना है कार्बन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। Reactants में you are having three compounds only, one fuel, other one oxygen, and then nitrogen। तो कार्बन इज देयर ओनली इन द फ्यूल एलिमेंट। तो रिएक्टेंट्स में कार्बन की कितनी क्वांटिटी है, देयर 8 एटम्स। तो ये 8 का नंबर आपके पास वहां से है जब आप कार्बन बैलेंस लिख रहे हैं। फिर आप प्रोडक्ट्स वाली साइड पे आएंगे, इसको बैलेंस करते हुए देखेंगे प्रोडक्ट्स में कार्बन कहाँ कहाँ अपीयर आपके पास हुआ है। तो प्रोडक्ट्स में कार्बन आपके पास है ओनली इन CO2। और CO2 के लिए आपने कंसीडर ये किया है कि देयर आर X किलो मोल्स ऑफ CO2, और उसके साथ मतलब ये है कि X एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन द CO2। तो इसलिए आपने इधर लिख दिया 8 इज इक्वल टू X। तो कार्बन बैलेंस की इक्वेशन लिखने से आपको पता ही चला है कि X की वैल्यू आपके पास 8 होगी। सिमिलरली आप हाइड्रोजन बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस में इधर आपने चूंकि H लिखा है, H स्टैंड्स फॉर मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉपिक कंसीडर करेंगे तो देर आर 18 एटम्स इन द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में आके देखें तो इधर आपके पास है H2, ये डाई एटॉमिक है, आपने इसे मोनोटॉमिक में कंसीडर करना है क्योंकि रिएक्टेंट्स में भी आपने मोनोटॉमिक कंसीडर किया है। तो ये Y की बजाय हो जाएगा 2Y। तो आपने 18 इज इक्वल टू 2Y लिख दिया, जिससे आपके उस Y की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 9। सिमिलरली आपने ऑक्सीजन बैलेंस, आपकी मर्जी है कि मोनोटॉमिक कंसीडर करें, डायटॉमिक कंसीडर करें, लेकिन जो चीज़ फॉलो करनी है आपने वो ये कि अगर आपने रिएक्टेंट्स में मोनोटॉमिक कंसीडर किया है तो प्रोडक्ट्स में भी मोनोटॉमिक कंसीडर करें। रिएक्टेंट्स में डायटॉमिक कंसीडर किया है तो प्रोडक्ट्स में भी डायटॉमिक कंसीडर करें। तो इस तरह से आपने बैलेंस इक्वेशंस लिखनी है, वन फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये इक्वेशंस लिखेंगे तो आपके वो सारे अननोन X, Y, Z और W आपको पता चल जाएंगे। वंस यू आर हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स, तो आप अपनी इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। अब आपको ये इक्वेशन ये बता रही है कि 1 kmol ऑफ ऑक्टेन is burned with 20 kilomole of oxygen which has been taken from air, and this process is going to produce 8 kilomoles of CO2, 9 kilomoles of water, 7.5 kilomoles of oxygen and 75.2 kilomoles of nitrogen। तो ये पहला था इस केस में जो आइटम रिक्वायर्ड थी। और दूसरी आइटम जो रिक्वायर्ड थी आपसे वो ये थी कि आपने एयर फ्यूल रेशियो जो है वो चेक करके देनी थी। एयर फ्यूल रेशियो के लिए हमने कहा था कि मैस ऑफ एयर और मैस ऑफ फ्यूल को आपने चेक करना है। मैस ऑफ एयर के लिए क्या है, मैस कैसे डिटरमाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर मैस और किलो मोल्स की ये प्रोडक्ट होती है। तो मॉलिक्यूल मैस और एयर का जो मॉलिक्यूलर मैस है उसको कंसिडर किया जाता है 29 किलोग्राम पर किलो मोल। अगर नहीं पता तो वंस अगेन आप बुक एंड में अपेंडिक्स में जाएंगे, टेबल से ढूंढ लेंगे एयर का मॉलिक्यूलर मैस। और एयर के कितने किलो मोल्स थे, 20 किलो मोल ऑक्सीजन के थे। 1 किलो मोल ऑक्सीजन अगर एयर से ले रहे हैं तो 3.76 किलो मोल नाइट्रोजन के साथ अटैच थे। 1 किलो मोल ऑक्सीजन का मतलब ये था कि 4.76 किलो मोल्स ऑफ एयर। तो 20 किलो मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, 20 को 4.76 से मल्टीप्लाई किया तो ये खाली किलो मोल्स बने एयर के, और उन किलो मोल्स को आपने एयर के मॉलिक्यूलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एयर का मैस आ गया। फ्यूल में आपके पास कार्बन थी, कार्बन का मॉलिक्यूलर मैस और उसके किलो मोल्स की क्वांटिटी
और हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और उसकी किलोमोल्स की क्वांटिटी। और आपने सिंप्लीफाई किया है, आंसर आपके पास आया 24.2। तो इस पता ही चला कि इन ऑर्डर टू बर्न octane, in this case, to burn 1 kilogram of octane, you are using 24.2 kilograms of fuel. सो ये जो एयर फ्यूल रेशियो है, इसमें न्यूमरेटर में भी किलोग्राम की यूनिट्स हैं, डेनोमिनेटर में भी किलोग्राम की यूनिट्स हैं, लेकिन ये किलोग्राम फर्क चीज़ों के हैं। न्यूमरेटर में एयर की बात हो रही है, डेनोमिनेटर में फ्यूल की बात हो रही है, तो ये केजी से कैंसिल नहीं होगा। इसको लिखा जाता है यूनिट्स में किलोग्राम ऑफ एयर पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो केजी से कैंसिल नहीं होता, क्योंकि ऊपर केजी एयर के हैं, नीचे केजी फ्यूल के हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। तभी जहाँ पे ऊपर है वो हमने किलोमोल फाइंड किए प्रोडक्ट्स के, उसमें जब हमने एक्स और वाई किया तब तो ठीक था। उसके बाद जब हमने जी की वैल्यू निकाली थी उसमें हमने फिर 2x+2y नहीं था लिखने लगे, आपने जब ओ की कंसीडर किए वैल्यू। हुए हैं, इधर ये आपके सामने ओपन है, इसमें आपने कंसीडर किया हुआ मोनोटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन आपके पास किधर है? एयर के अंदर है। एयर के अंदर अगर मोनोटॉमिक कंसीडर करें, डाइटॉमिक कंसीडर करें तो 20 है, और अगर मोनोटॉमिक कंसीडर करें तो 20 × 2। तो 20 × 2 इसलिए है क्योंकि आपने मोनोटॉमिक कंसीडर किया हुआ है। प्रोडक्ट्स में आ जाएं, CO2 में का ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्मेट में, आपको मोनोटॉमिक चाहिए तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 2x आ गया। वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन ऑलरेडी मोनोटॉमिक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको, ये चूंकि ऑलरेडी मोनोटॉमिक है तो y एज इट इज़ आ गया। और इसके अलावा फ्री ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वंस अगेन डायटोमिक है, डायटोमिक मोनोटॉमिक में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो गया है अभी मैं है मसला इसमें? ओके सर। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? ओके, आज की डिस्कशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की। हमने डिस्कस सिर्फ यही किया है कि फ्यूल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कि वो कंपाउंड्स जिनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरेट होगा। उनको हमने कहा कि दोज आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। फिर हमने कहा कि मोस्ट ऑफली हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं एयर से, और उसके लिए हमने वो डिस्कस किया है कि एवरी सिंगल किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी हैविंग 3.76 किलो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिंक्ड विद इट। और फिर हमने ये देखा है कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो कंबस्शन के प्रोसेस को डिक्टेट करती है, उसको हम लिखते कैसे हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये इतनी जो डिस्कशन हमने आज की है, इसको ज़रा देखें अपनी बुक से, किसी भी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपके सामने इंटरफेस और जो ये डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ था, मैंने पहले बता दिया कि दिस वाज द बुक रिटन बाय सेंजल। तो अगर इसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो इस यूनस सेंजल के ये चैप्टर नंबर 15 है। आज की डिस्कशन को यहीं पर रोकेंगे। इस डिस्कशन को आपने गो थ्रू करना है, जो ये बातें अभी मैंने समरी में बताई इनको एक दफ़ा अपने जहन में क्लियर आउट कर लें, देख लें। कल हम डिस्कस ये करेंगे कि कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोसेस क्या होता है, ये एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं, और साथ में हम डिस्कस ये करेंगे कि हमें एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्यों यूज़ करना पड़ती है किसी एक्चुअल कंबशन प्रोसेस में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और कल मुलाकात होती है दोबारा। थैंक यू।